ने तुम्हें एंटीक की, यही है तुम्हारे बचपन की सीख? कलेक्टर्स के खानदान का टैलेंट? किस घमंड से अपने और अपने परिवार के एंशिएंट कल्चर से प्यार वगैरह वगैरह का दिखावा कर रहे हो? हाँ? शिवम ने ठंडेपन से कहा, जो तुमने खुद को अभी साबित किया है नकारा निकम्मा उसे कहते हैं। अभी भी अपने परिवार को एंटीक का ज्ञानी और एक्सपर्ट कहोगे? शिवम ने पूनम को देखा और कहा, बुआ जी, यही है आपका भतीजा जिसकी आप इतनी चापलूसी करती हैं? 150 करोड़ की नकली चीज खरीदता है। ऐसी डींगे मारने वाले बेवकूफ लड़के का रिश्ता दृष्टि से करवाने की सोच रही थी आप? इतनी हिम्मत? तू तो। ऋषभ की छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। शिवम की ओर देखते हुए उसकी आंखों में जैसे आग लगी हुई थी। पूनम का चेहरा भी लाल हो गया था। उसने आज इतना बेइज्जत होने की उम्मीद नहीं की थी। शिवम, यह मत सोच कि तू बड़ा महान है क्योंकि तू भाग्यशाली है जो एक आइटम को पहचान लिया। कम से कम मैं तुझसे कहीं ज्यादा अमीर हूं। ऋषभ अवाक था। शिवम मुस्कुराया और उसने कहा, अमीर तुम्हारा खानदान है, ये तुम्हारी किस्मत है जो तुम वहां पैदा हो गए। क्या फायदा अगर मैं तुम्हें अरबों रुपए भी दे दूं तो वो किस काम के जब तुम्हारे पास एक पैसे का दिमाग नहीं? शिवम के शब्द ऋषभ की छाती में चुभने वाली सुइयों की तरह थे, जिससे उसे दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। इतनी बड़ी गलती उसने कैसे कर दी? इसके अलावा पैसे जाने का उसे इतना गम नहीं था जितना इज्जत खोने का था। शहर के तमाम बड़े लोगों साहबजर के सामने एक मजाक बनने का था। ऋषभ को चक्कर आ रहा था। वो गिरने की कगार पर था। ये सब उसी वक्त ही होना था जब धरोहर हाउस में एक से एक बड़ी नामी हस्तियां मौजूद हैं। ध्रुव भाई, कुछ करना होगा। इस कमीने को अपाहिज कर देते हैं। इसने हम दोनों को मार्शल आर्ट मुक्केबाजी करके मारा। अपनी औकात भूल गया ये। रोहन ने गुस्से में कहा। ध्रुव के चेहरे पर भी नाराजगी थी। उसने शर्म से कहा, सड़क छाप नारंग परिवार के टुकड़ों पे पलने वाला घर जमाई, मौत को बुलावा दिया है उसने। ध्रुव भाई, यार गजब बेइज्जती हुई यार। अपनी इज्जत वापस पानी है। रोहन ने फिर कहा। सयाली ने भी हैरानी घबराहट में कहा, गाइस कुछ करो वरना हम अपने सर्कल की किसी पार्टी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसने शिवम को देखा और दबी हुई आवाज में कहा, ये आदमी जो अपनी बीवी पे डिपेंडेंट है, एंटीक के बारे में जरा सा जानता क्या है? हम बड़े लोगों से पंगा करने लगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। धरोहर हाउस में आज जो कुछ हुआ उसने वाकई उन्हें निराश कर दिया था। उनके चेहरे पर थप्पड़ पड़े, वो भी उसके हाथों जिसे वो नारंग परिवार का निकम्मा घर जमाई बुलाते हैं। अगर उन्होंने उसे नहीं हराया तो वो समाज में शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। ध्रुव, कुछ कर यार, कैसे भी करके इस कमीने को सबक सिखा। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ऋषभ ने उदास भाव के साथ कहा, करता हूं। हाँ। ध्रुव ने एक फोन किया और गलियारे में चला गया। और उस दृष्टि को देखो ऋषभ भाई, एक तो आपने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया, गिफ्ट दिए, उसने मना करके इंसल्ट कर दिया आपकी। ये दोनों पति पत्नी बेइज्जती करने आए थे हमारी। रोहन ने फिर कहा। ऋषभ ने ठिठुरन भरी। जब उसने दृष्टि के खूबसूरत चेहरे को याद किया तो वो अपने शरीर से आग की एक लहर को उठने से रोक नहीं सका। देखता जा रोहन, इस दृष्टि को तो मैं अपना खिलौना बना लूंगा। इस सड़क छाप शिवम को दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसकी बीवी के साथ खेलता हूं। ऋषभ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में बुरी नियत और बदले की आग साफ दिख रही थी। सही है ऋषभ, कितनी थैंकलेस है ये दृष्टि नारंग। उसे तो तुम्हारी साइड लेनी चाहिए थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा अभी तक। अपनी पावर का यूज करो, सबक सिखाओ इसे, सयाली ने कहा। ऋषभ गुस्से में दूसरी ओर पलट गया। जब उसने देखा कि सभी मेहमान उसे अजीब तरह से देख रहे हैं तो उसका चेहरा गर्म हो गया। वो रोहन और बाकी लोगों के साथ जल्दी से हॉल छोड़कर बाहर चला गया। वो इस शर्मनाक जगह पर और नहीं रुक सकता था। अरे भाई, क्या समय आ गया है। कुमार परिवार की ये जनरेशन ऐसी है। ये सच में उस परिवार का बेटा है।
भविष्य में खुद को कलेक्टर के परिवार कहने के पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए। ऋषभ के जाने के बाद हॉल के सभी मेहमान बिना किसी डर के उस पर हंसने लगे। वो खुलकर उसका और उसके परिवार का मजाक उड़ाने लगे। दूसरी तरफ शिवम और दृष्टि धरोहर हाउस से जाने के लिए हॉल से बाहर निकले। रजत ने गाड़ी लाकर सड़क के किनारे खड़ी कर ली और उनका इंतजार करने लगा। शिवम, तुमने कैसे पहचाना कि वो पोर्सिलेन बॉटल्स नकली हैं? एंटीक की इतनी नॉलेज कैसे है तुम्हें? दृष्टि अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया। उनकी शादी को 2 साल होने को आए थे और उसे अंदाजा भी नहीं था कि शिवम को एंटीक का ज्ञान भी है। वो काफी हैरान थी। धरोहर हाउस के प्रसिद्ध एंटीक मालिकों ने भी शिवम की इतनी प्रशंसा की कि उन्होंने उसे कंपनी का अतिथि बनने के लिए आमंत्रित भी किया। क्या ये सच में वही सीधा साधा शिवम था जिसे वो जानती थी? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, ये एक रहस्य है। दृष्टि ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक और रहस्य? कुछ ज्यादा ही रहस्यमय नहीं हो तुम? शिवम दिन प्रतिदिन सच में उसके लिए रहस्यमय होता जा रहा था। एनीवे, ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह तुमने ऋषभ कुमार और बाकी लोगों की इंसल्ट की है, सबके सामने उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, दृष्टि ने चिंता में कहा। कुमार परिवार से है ऋषभ। पूरा नारंग परिवार मिलकर भी उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी अकेली फैमिली को तो छोड़ ही दो। उसने एक आह भरी। जो अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में सोचकर फिक्र क्यों करनी? भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। जब वो होगा तब। ओके, तुम मुझे फिक्र ना करने के लिए कह रहे हो? वाह। इस समय पूनम भी घबराई हुई और हताश तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने शिवम को देखा। तुमने अंदर मुझे लेक्चर दिया, एक बुजुर्ग को? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, पूनम ने गुस्से से फटकार लगाई। तुमने जरा सा क्या ज्ञान पा लिया? तुम्हें लगता है कि तुमने इतनी निर्दयता से जो ऋषभ कुमार की बेइज्जती की है, तुम उससे बच निकलोगे? उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया, अपमानित किया। अरे क्या बेवकूफी की तुमने! कुमार परिवार को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर ली तुमने? दृष्टि मैं बता रही हूं, देर सबेर ये बेवकूफ जाहिल तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पूनम ने दृष्टि की ओर देखकर कहा। उसने फिर शिवम को देखा और कहा, मुझे भी एंटीक का ज्ञान है, लेकिन मैंने अंदर एक शब्द बोला। तुम क्या सोचकर उड़े जा रहे थे? पर काट देंगे तुम्हारे कुमार परिवार वाले। समझ गए तुम? कुछ नहीं पता ऋषभ को एंटीक के बारे में। भाषण दे रहा था बस। साबित हो गया कि वो निकम्मा है। उसके बाद भी वो दूसरों पर गुस्सा उतारेगा। शिवम ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि किस मुसीबत को बुलावा दिया है तुमने? बेवकूफ लड़के, अभी भी उड़ रहे हो? तुम जानते नहीं कुमार परिवार की ताकत। पूनम ने शिवम को ठंडे भाव से देखा और कहा, जिस परिवार से टक्कर लेने की तुमने हिम्मत की है ना, दिल्ली में कोई नहीं बचा सकता। बस अपनी मौत का तुम इंतजार करो। दृष्टि, मैं अखिल भाई और सिमी भाभी को सब बताऊंगी। तुम्हें इस आदमी से जल्द रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, वरना ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को अपने साथ नरक में घसीट ले जाएगा। मैं अभी तुम्हारे घर जा रही हूं, पूनम ने गंभीरता से कहा। बुआ, वो दृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसके पहले ही पूनम अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो अखिल और सिमी से मिलने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती थी। दृष्टि, तुम्हें पहले घर पहुंचना चाहिए, शिवम ने कुछ सोचकर गंभीरता से कहा। रजत, दृष्टि को घर ले जाओ। रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। चिंता मत कीजिए सर, मैं मैम को सुरक्षित घर ले जाऊंगा। रजत ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गंभीरता और ईमानदारी से कहा। तुम साथ में नहीं चल रहे? दृष्टि ने शिवम से पूछा। मुझे कुछ काम है, वो मैं पूरा करके आऊंगा, तुम पहले चली जाओ, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। दृष्टि को कुछ संदेह हुआ, पर वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। रजत ने गाड़ी स्टार्ट की और एंटीक स्ट्रीट से दूर चला गया। शिवम ने सड़क के दूसरी ओर खड़े एक बड़ी काली कार को देखा। उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे पास की गली में चला गया। गली अंधेरी और खाली थी। एक ठंडी हवा चली।
शिवम ने बिना भाव के एक सिगरेट जलाई। इसी समय एक भव्य काली कार गली में घुसी। टायरों के फिसलने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। एक पल में सूट में 5-6 मोटे आदमी कार से बाहर निकल आए। उनके चेहरे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे और उन सब ने शिवम को घेर लिया। सूट पहने प्रत्येक मोटे आदमी के हाथों में एक ठोस स्टील की छड़ थी और वो बहुत आक्रामक लग रहे थे। कौन है ये लोग? क्या करेंगे इस शिवम के साथ? बदले की आग में जलता ऋषभ और उसका परिवार क्या मुश्किल खड़ी करेगा शिवम के लिए? इन सब के बाद क्या अंजाम होगा शिवम का? शिवम को वहां आराम से खड़े सिगरेट पीता देखकर उन आदमियों के लीडर ने हंसते हुए कहा, तू हमारा इंतजार कर रहा है? अरे अपनी मौत का इंतजार कौन करता है? वो अब भी शिवम की तरफ आंखों में मौत लिए देख रहे थे। पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर, तो जानता है किसके साथ पंगा लिया है तूने? सूट पहने हुए लीडर आदमी ने उपहास के साथ कहा, हाथ पैर तोड़ दो इसके, मैं इसे रेंगते हुए देखना चाहता हूं। उसने अपना हाथ लहराया और स्टील की छड़ लेकर आगे बढ़ा। सूट में मौजूद 4-5 अंगरक्षकों ने संकोच नहीं किया और हाथों में स्टील की छड़ लिए शिवम की ओर दौड़ पड़े। ये आदमी साधारण नहीं थे, सभी उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर अंगरक्षक थे। शिवम ने बिना किसी भाव के अपने हाथ की सिगरेट बुझा दी। उसके बाद वो उनसे भी ज्यादा फुर्ती से उनकी तरफ दौड़ा, जैसे शिकारी की ओर दौड़ता एक भयंकर बाघ। उसके चारों ओर हवा की आवाजें आ रही थी। गली से घूंसे और लात मारने की आवाजें सुनी जा सकती थी। चंद सेकंड में चीख पुकार की आवाजें भी गली में गूंजने लगी। शिवम ने एक ठोस स्टील की छड़ को प्लास्टिक की तरह तोड़ दिया। टूटी हुई छड़ उसने सूट में बैठे व्यक्तियों की पसलियों पर जा फेंक मारी। एक धमाके के साथ वो 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और जोर से जमीन पर गिर गया। 3 मिनट से भी कम समय में सूट में 6 आदमी जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून बह रहा था। उन सब ने शिवम को अविश्वास से देखा। वो शिवम को छू तक भी नहीं पाए थे और उसने इतनी ही देर में उन सबको एक साथ पटक पटक के इतना मारा कि उन्हें खून की उल्टियां हो गई। तुम इस तरीके से कैसे लड़ सकते हो? उनके लीडर ने अपनी टूटी हुई पसलियों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और दर्द से पूछा। ये आदमी स्पेशल फोर्स से था, यहां तक कि उसने आतंकवादियों को पकड़ने के ऑपरेशन में व्यक्तिगत रूप से भाग भी लिया था। उसके युद्ध कौशल निश्चित रूप से मजबूत थे और वो सभी प्रकार की हाथों की और बंदूक की लड़ाई की तकनीकों में कुशल था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो शिवम को नहीं हरा पाएगा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो पहले ही एक हारा हुआ इंसान है। उसके अंडर में जो अंगरक्षक थे वो विदेशों से आए भयंकर भाड़े के सैनिक थे। उन सभी ने एक साथ हमला किया, लेकिन वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिके। शिवम वास्तव में लड़ने में अच्छा था। वापस जाओ और अपनी मालकिन से कहो कि अगर उसने दृष्टि के परिवार को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे मरवा दूंगा, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। उसका शांत स्वर उसके दिल में मौत सी ठंडक बयां कर रहा था। गुंडों के लीडर ने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम ऋषभ कुमार के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा सकते हो क्योंकि तुमने कुछ मार्शल आर्ट लड़ने की टेक्निक सीख ली है। उसने सांस भरी और आगे कहा, ये ऐसी दुनिया नहीं है जहां तुम मुट्ठियां चलाकर जीत जाओगे। बचना है तो मेरी मानो और ऋषभ सर के आगे घुटने टेक दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर शिवम आगे बढ़ा और एक धमाके के साथ उस आदमी के सर पर कदम रख दिया। उसने अपने जूतों के तलवों के नीचे उसका सर को दबा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी ने नफरत से धमकी दी। शिवम ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। उस आदमी को खून की उल्टी हो गई। क्यों? ऐसा क्या है? कौन है कुमार परिवार? शिवम ने उस व्यक्ति को एक लात मारी। उसका शरीर जमीन से कुछ मीटर दूर खिसक गया। तुम नहीं जानते, ऋषभ कुमार का गुस्सा तुम्हें तबाह कर देगा। जैसे ही वो बोल रहा था, सूट पहने सभी गुंडे उठे और काले रंग की मर्सिडीज बेंज की ओर लपके। ठीक इसी समय एक शानदार लाल बुगाटी वेरॉन गली में घुस आई।
काले रंग का कोट पहने दो युवक कार से उतरे और जोरदार मारपीट और हिंसा के इरादे से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषभ कुमार के भेजे गए अंगरक्षक को फिर से जमीन पर पटक दिया। वो दर्द से चिल्लाए। जाहिर है काले कोट वाले ये दो आदमी अंगरक्षकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इस गली से 1 मिनट में गायब हो जाओ, एक काले कोट वाले ने ठंडे भाव से कहा। सूट में अंगरक्षकों का समूह आश्वस्त नहीं था। वो आनन फानन में कार में सवार हुए और एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकल गए। मिस्टर शिवम, आपको इन छछूंदरों ने चोट तो नहीं पहुंचाई? काले कोट वाले आदमी ने पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और दूर से 12 करोड़ से अधिक की लाल बुगाटी को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हो। उसने तो एंटीक स्ट्रीट पर किसी के आने की व्यवस्था नहीं की। काले कोट में ये दो आदमी स्पष्ट रूप से साधारण अंगरक्षक नहीं थे। उनके युद्ध कौशल सभी शीर्ष पर थे। शिवम बता सकता था कि ये सभी निर्दयी लोग थे जिन्होंने खून देखा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये वो हत्यारे थे जो पूरे वर्ष विदेशों में घूमते रहते हैं। काले कोट वाला आदमी सर से पांव तक शिवम का निरीक्षण कर रहा था। वो थोड़ा हैरान था। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर शिवम एक मार्शल आर्टिस्ट होंगे। इन अंगरक्षकों को विशेषज्ञ माना जा सकता है, पर उनमें से कोई भी मिस्टर शिवम को चोट नहीं पहुंचा सका। वो रुक गया और दूसरे काले कोट वाले आदमी ने इशारा करने के लिए हाथ उठाया। तभी पहले वाले ने गंभीरता से कहा, मिस्टर शिवम, मिस शीतल कुमार आपको आने के लिए आमंत्रित करती हैं। शिवम ने पूछा, किसके आदमी हो तुम लोग? चिंता मत कीजिए मिस्टर शिवम, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम आपकी रक्षा के लिए यहां आए हैं। मिस शीतल आपकी बहुत सराहना करती हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, शिवम ने कहा और जाने के लिए मुड़ा। काले कोट वाले दोनों आदमियों ने मुंह फेर लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जल्दी से शिवम का रास्ता रोकने लगे। मिस्टर शिवम, कृपया हमारे लिए चीजों को मुश्किल ना बनाएं। सच में? शिवम ने पूछा। तुम्हारे परिवार की मिस कुमार अपने सम्मानित मेहमानों को इस तरीके से आमंत्रित करती हैं? शायद आप आसानी से आना नहीं चाहते। हाँ? काले कोट वाले दोनों आदमियों के चेहरे पर ठंडे भाव थे और उन्होंने शिवम को अपनी आंखों में एक खतरनाक नजर से देखा। शिवम ने उपहास किया। उसने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। इसके बजाय उसकी नजर दूर खड़ी लाल बुगाटी वेरॉन पर केंद्रित थी। अगर अपने कपड़ों की साइड पॉकेट को फिर से छूने की हिम्मत की, ये बोलते हुए शिवम ने उन दोनों की ओर देखा। अगर अपनी बंदूकें दिखाने की हिम्मत की तो मैं वादा करता हूं तुम दोनों 10 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। काले कोट वाले दोनों आदमी ऐसे चौंक गए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उनके हाथ उनके कपड़ों के बगल की पॉकेट में बंदूकों पर थे, लेकिन उन्होंने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। शिवम ने कैसे देखा? उसकी नजर तो यहां थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे शांत होकर भी शिवम ने उन दोनों पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। दो निर्दयी हत्यारे फिर भी उसके आगे सहम गए। ऐसा लग रहा था वो किसी इंसान का नहीं, शैतान का सामना कर रहे हों। तुम दोनों पीछे हटो, मिस्टर शिवम से मैं खुद बात करूंगी। एक महिला की खनकती हुई सुंदर आवाज सुनाई दी। शानदार लाल एलवी सूट पहने एक महिला बुगाटी वेरॉन से नीचे आई। उसका फिगर पतला और आकर्षक था। वो इतने इत्मीनान से चल रही थी, उसकी चाल उसके आकर्षण में 4 चांद लगा रही थी। ये कहा जा सकता था कि वो एक अद्वितीय सौंदर्या थी। जब तक वो चलकर शिवम के पास आ रही थी, उसने उसका ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। उसके बाल लंबे और काले थे, त्वचा बर्फ सी सफेद और कोमल थी। उसका रूप असाधारण और बेजोड़ था। वो काफी आकर्षक थी। ऐसा आकर्षण देखकर शायद ही कोई होगा जो मुग्ध नहीं होगा। पर इस नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में वो गरिमा और आभा थी कि दूसरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वो एक साधारण महिला नहीं थी। मिस्टर शिवम गांधी, हाय, मैं मिस शीतल कुमार, शीतल ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात करने की शैली और मुस्कान आकर्षक और दिल को छू लेने वाली थी। शीतल कुमार,
शिवम को कुछ याद आया। अगर मुझे ठीक से याद है तो आप भी कुमार परिवार के सदस्य हैं। दिल्ली शहर में शीतल कुमार का नाम काफी मशहूर था। उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते थे। कुमार परिवार की प्यारी बेटी उसके दादाजी की काफी लाडली थी। 2 साल पहले शीतल भी दृष्टि की तरह ही थी और दिल्ली की 3 महान सुंदरियों में से एक रूप में प्रतिष्ठित थी। मिस्टर शिवम, लगता है आपने मेरा नाम पहले सुन रखा है, हाँ? शीतल ने मुस्कुराकर कहा। उसने आंखें झपकी और उसने अपना आकर्षण दिखाया। मैंने सोचा था कि तुम केवल एंटीक के मामले में ही अच्छे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट के भी एक्सपर्ट निकलोगे। तो मुझे क्यों ढूंढ रही हो? शिवम ने शांति से पूछा। शीतल ने कहा, वेल मिस्टर शिवम, आपने मेरी आज की योजना बर्बाद कर दी। आपको क्या लगता है मैं आपको क्यों मिलना चाहती हूं? किस बारे में बात करना चाहती हूं आपसे? शिवम ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर उससे पूछा, अमरेंद्र साहब, वो साहब सर तुम्हारे लिए काम करते हैं। होशियार हो, हाँ? शीतल ने गर्व से कहा। वो दरअसल मूल रूप से एक जाल था जिसे मैंने अपने बेवकूफ चचेरे भाई को चारा डालने के लिए बिछाया था। शीतल ने आह भरने का नाटक किया और कहा, मैं दरअसल हमारे दादाजी के जन्मदिन का इंतजार कर रही थी। जब ऋषभ उन्हें वो पोर्सिलीन की बॉटल्स का जोड़ा गिफ्ट में देता, मैं भांडा फोड़ देती कि वो नकली है। पर आप बीच में आ गए और मेरी योजना पर पानी फेर दिया। शिवम ने कहा, हाँ, अच्छी योजना थी। शीतल चाहती थी कि उसके दादाजी का ऋषभ पर से विश्वास उठ जाए। अमीर परिवारों में एक दूसरों के बीच उत्तराधिकारी की गद्दी के लिए आपस में संघर्ष और ऐसी योजनाएं बनाना आम बात थी। हालांकि शीतल कुमार के साथ हमेशा ये 2 शीर्ष हत्यारे थे। उसने इस तरह के प्रसिद्ध एंटीक डीलर साहब सर को शतरंज की गोटी के रूप में इस्तेमाल किया। वो वास्तव में एक असाधारण महिला थी। तो मिस्टर शिवम, मुझे बताइए, मेरी योजना बर्बाद करने के लिए आप मुझे कैसा मुआवजा देंगे? शीतल ने एक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वो मुस्कान नहीं थी। देखो, तुम्हारे परिवार के निजी मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शिवम ने कहा। मिस्टर शिवम, मेरा भाई ऋषभ वास्तव में बेवकूफ है, लेकिन हमारा कुमार परिवार न बेवकूफ है न सरल, जैसा आपको लगता है। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप पूरे कुमार परिवार को अपने आप हरा सकते हैं? शीतल की आवाज में चेतावनी का संकेत था। क्या आपको लगता है ऋषभ आपको इतनी आसानी से जाने देगा? शीतल ने धीरे से कहा। उसका स्वर बहुत गरिमापूर्ण था। मिस्टर शिवम, मैंने अपनी आंखों से धरोहर हाउस में जो हुआ वो सब देखा है। आपका संग्रह कौशल बहुत अच्छा है। मैं आपको अपने लिए काम करने का मौका दूंगी। फिर ऋषभ सामने आएगा तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। शिवम को दिलचस्पी हो गई और उसने पूछा, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा? मना कर सकते हैं आप? शीतल ने पूछा। फिर वो हंसी। उसकी राय में शिवम के लिए ये एक शानदार अवसर था। अगर उसने शीतल की मदद नहीं की तो वो ऋषभ के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? ऋषभ चाहे कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वो अमीर और शक्तिशाली था। शिवम सिर्फ मार्शल आर्ट्स और एंटीक के कौशल के बल पर क्या कर लेता? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर शिवम, ऋषभ आपसे बदला लेना चाहता है। क्या आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? शीतल ने झुंझलाहट के साथ पूछा। शिवम मुस्कुराया, पर उसने कुछ नहीं कहा। शीतल ने गंभीरता से कहा, बात करने के लिए ये जगह अच्छी नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। शिवम वापस जाने के लिए मुड़ा। आप? शीतल इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। पहली बार वो शिवम जैसे आदमी से मिल रही थी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस बारे में सोचे बिना उसका निमंत्रण अस्वीकार कर देगा। उसे नहीं पता था कि इस आदमी में इतना आत्मविश्वास आया कहां से। शिवम, तुम एक लड़की का सामना कर रहे हो। क्या यह व्यवहार बहुत अभद्रतापूर्ण नहीं है? शीतल ने शिकायत की। मैं यहां अच्छे इरादे से आई, ऋषभ के भेजे गुंडों से तुम्हारी मदद की। जरा सोचो, अगर मैंने वो योजना न बनाई होती तो तुम
आज सबके सामने ऋषभ को नीचा दिखा पाते? क्या अब भी तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है? काले कोट वाले दोनों आदमी जो ठंडे भाव के साथ खड़े थे, वो भी इस समय थोड़ा हिले डुले। उनकी राय में शीतल कुमार इतनी दयालु कभी किसी के लिए नहीं रही। जैसा उनका चरित्र है, जब शिवम ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो उन्हें उसे तुरंत डांटना चाहिए और दोनों आदमियों को उसे पीटने का आदेश देना चाहिए। तो शिवम के लिए वो इतनी विनम्र क्यों हो गई? शिवम एक पल के लिए झिझका, फिर उसने हां में सर हिलाया। काले कोट वाले आदमी स्टाइलिश गुलाबी रंग की स्पोर्ट्स कार की तरफ चलकर जाने लगे। शीतल कार की पिछली सीट पर बैठ गई और शिवम उनके पीछे पीछे चल दिया। क्या शीतल कुमार के इरादे सच में नेक हैं या वो ऋषभ से मिली हुई है? कहां ले जा रही है वो शिवम को? शीतल कुमार की कार कुछ देर के बाद एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकल गई और व्यस्त सड़क पर चल दी। गुलाब रंग की ये सुपर कार बहुत ही मस्त थी। ये सड़क पर नाचते हुए आग के गोले जैसी दिख रही थी, जो पैदल चलने वाले और बाकी कार में बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। शिवम कार की पिछली सीट पर शांत बैठा था। कार का इंटीरियर बेहद शानदार था। इस पर काफी पैसे खर्च किए गए थे। कार में गुलाब के इत्र की भीनी खुशबू थी जो शिवम ने महसूस की। परफ्यूम की महक महसूस करने के बाद शिवम ने अपने बगल में बैठी शीतल को देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगा। उसने महसूस किया कि ये लड़की सच में लड़ाइयां करवा सकती है। उसके पैर लंबे थे जो किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकते थे। उसका फिगर आकर्षक और व्यक्तित्व चुंबकीय। ये कहने में शिवम भी नहीं झिझकता कि वो सुंदरता में दृष्टि की टक्कर की थी। उसका रूप और स्वभाव दोनों उत्तम दर्जे के थे। उसका आचरण भी एक राजकुमारी सा था। शिवम ये सब सोच ही रहा था कि तभी शीतल की आवाज खनकी। क्या ख्याल है मिस्टर शिवम, मेरी कार के बारे में? बुरी नहीं है ना? उसने गर्व से कहा। ठीक ही है, शिवम ने उत्तर दिया। शीतल ने शिवम को देखा। वो नारंग परिवार का सिर्फ घर जमाई था और उसने ये कहने की हिम्मत की कि उसकी रेड बुगाटी वेरॉन बिल्कुल साधारण थी। 20 मिनट बाद शीतल की कार एक प्राचीन शैली और आकर्षण वाले एक सुंदर चाय के घर प्रवेश द्वार पर रुकी। शिवम और शीतल दोनों कार से बाहर निकले। टी हाउस पर एक पट्टिका थी, दार्जिलिंग टी हाउस। प्रवेश द्वार पर कुछ महिला परिचारक शिवम और शीतल को तीसरी मंजिल पर ले आए। तीसरी मंजिल का इंटीरियर बहुत पारंपरिक और सुरुचिपूर्ण था। शिवम और शीतल एक निजी कैबिन सिटिंग में चले गए और दोनों काले कोट वाले आदमी बाहर दरवाजे पर तैनात हो गए। मियां, शिवम गांधी आ गए हैं। जैसे ही शिवम ने कमरे में प्रवेश किया, एक परिचित आवाज सुनाई दी। साहब सर वहां पहले ही खड़े थे। उन्होंने चाय का एक कप शिवम की ओर बढ़ाया। शिवम ने खड़े रहने की तकल्लुफ करना जरूरी नहीं समझा। वो चाय लेकर बैठ गया। शीतल उसके सामने बैठ गई। खान पान की व्यवस्था कर दी गई है मोहतरमा। साहब सर ने शीतल को देखा और धीरे से बतलाया। ये कहने के बाद वो शिवम को देखकर मुस्कुराए और धीरे से शीतल के पीछे खिसक गए। शीतल ने सिर हिलाया। समझ आ रहा था कि वो साहब सर से ऊंचे दर्जे पर है। गोल मेज 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े व्यंजनों से भरी हुई थी। मुंह में पानी लाने वाली सुगंध ने धावा बोल दिया। लगभग हर तरह के पकवान वहां मौजूद थे। मांस और सब्जियों का संयोजन, सूप, आइसक्रीम, मिठाइयां आदि, और सभी खास लग रहे थे। शिवम, मैं तुम्हें शिवम ही बुलाऊंगी शीतल ने कहा। उसने शिवम को अपनी बड़ी और गहरी आंखों से देखा जिनमें दिलचस्पी दिख रही थी। मैंने पहले सुना है तुम्हारे बारे में। सबकी सुन के मैं भी तुम्हें निकम्मा ही बुलाती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एंटीक में इतने कुशल होंगे। मार्शल आर्ट में भी बुरे नहीं हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग काफी लचीला है। मैं तुम्हें अमरिंदर साहब का असिस्टेंट बनाने का मौका देती हूं। तुम्हारी सालाना तनख्वाह होगी 10 करोड़। शीतल ने आत्मविश्वास से कहा। धरोहर हाउस में तुमने जो तबाही मचाई है
उसे सुधारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे नहीं लगता अभी तुम जिस हालात में हो तुम मेरा ये ऑफर अस्वीकार कर पाओगे, है ना? शिवम ने चाय की एक चुस्की ली और सिर हिलाया। तुम मना कर रहे हो? क्यों? 10 करोड़ सालाना सैलरी कम लग रही है? शीतल थोड़ा झुंझलाई और फिर उसने हल्के से कहा, ठीक है, तुम्हारे अंदर क्षमता है और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम जितने चाहो उतने पैसे ले लो। मेरे व्यवहार से भी तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं किसी को नहीं है। जब वो बोल रही थी उसके हाव भाव में गर्व था। उसने साहब सर की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ साल पहले अमरिंदर साहब ने कलेक्शन मार्केट में एक छोटी सी दुकान खोली और उन्होंने पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। मेहनत करने वाले लोग मुझे पसंद है। मैंने इनकी मदद की और आज देखो, दिल्ली के सबसे सफल लोगों में इनका नाम आता है। मोहतरमा, आपने सर पे हाथ न रखा होता तो ये मुमकिन ना हुआ होता, साहब सर ने गंभीरता से कहा। शिवम ने साहब सर की ओर देखा। वो पिछले 5 या 6 साल पहले प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। तब शीतल हाई स्कूल में रही होगी, मतलब वो मात्र 16 या 17 साल की थी। तो क्या तब से उसके पास ये तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण साधन है? शिवम, तुमने इस तरह के खजाने के मूल्यांकन की तकनीक सीखी है और तुम काफी महत्वाकांक्षी भी हो, शीतल ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें अपनी तकनीक का उपयोग करने का मौका दूंगी। 1 साल से भी कम समय में मैं गारंटी देती हूं कि तुम अपने नाम से बदनामी का दाग धो सकोगी, नारंग परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बना सकोगी और किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें बेकार कहने की। इतना कहने के बाद उसने शिवम को एक फीकी मुस्कान के साथ देखा। उसने शिवम को जो रास्ता दिखाया है वो उसके जरिए स्वर्ग तक जा सकता था। कोई वजह नहीं थी कि वो शीतल के निमंत्रण को अस्वीकार करे। लेकिन माफ करना मिस शीतल, मुझे दूसरों के साथ काम करने की आदत नहीं है। शीतल को हंसी आ गई। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, मैंने सुना है तुम अपनी पत्नी के परिवार की कंपनी में उसी के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हो। 2 पल चुप रहने के बाद उसने आगे कहा, क्या तुम कुमार परिवार को नीचा समझते हो या तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है? शिवम ने कहा, मैं बस उत्सुक हूं। दिल्ली में तुम्हारी पहचान एक सुनहरा ब्रांड है। तुम अमीर हो, शक्तिशाली हो। इस काम के लिए तो तुम्हें कोई और भी मिल जाएगा। फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? शीतल ने कहा, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। दिल्ली में ऐसी क्षमता वाले लोग तो काफी हैं, लेकिन ऐसी हिम्मत वाले नहीं कि ऋषभ कुमार के चेहरे पर थप्पड़ मार सके। यहां तक बोलते हुए शीतल ने हल्की आह भरी। अगर मैं लड़की नहीं लड़का होती तो वो कमीना ऋषभ कुमार परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। मेरा भाई ऋषभ प्रतिद्वंदी है। अगर वो तुमसे बदला लेने आता है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस बात इतनी सी है, शीतल ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा। ये तुम्हारे परिवार के अंदर का मामला है। किसी की पारिवारिक कलह में टांग अड़ाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करती हूं, शीतल ने कहा, लेकिन मुझे बेवकूफ लोग पसंद नहीं हैं। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं तुम्हें चेयरमैन बनने के लिए अमरिंदर साहब कलेक्शन ग्रुप में भेज दूं और तुम्हारी सालाना सैलरी 20 करोड़ कर दूं और अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम अमरिंदर साहब से ऊपर होंगे, फिर तो तुम्हें कोई समस्या नहीं, शीतल ने गंभीरता से कहा। शिवम ने मुस्कुराकर फिर अपना सर ना में हिला दिया। यह गलत है मियां। मोहतरमा शीतल कुमार आपकी काबिलियत की कदर कर रही हैं, आपको इतना बड़ा मौका दे रही हैं, आप फिर नाशुक्रे बन रहे हो, साहब सर ने नाराज होकर कहा। हाँ, तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते शिवम, शीतल ने शिवम को अविश्वास से देखा। मैंने सुना है तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं सोती। तुम सारी जिंदगी अपनी पत्नी का गुस्सा सहने को तैयार हो,
नारंग परिवार की जिल्लत सहने को तैयार हो? शीतल जरा हैरान थी। मैं तुम्हें मौका दे रही हूं, शीतल कुमार। पूरे दिल्ली में सीना चौड़ा करके घूमोगे, पैसों की कमी नहीं होगी, खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाएगी, पंख फैलाओ, आसमान में उड़ो, निकलो नारंग परिवार की उस जेल से। शीतल की आदत रही है ऊंचा उड़ने की। वो छोटी सोच रखने वालों के मुंह नहीं लगती। जैसी उसकी हैसियत है, उसके एक इशारे पर उसके सामने उसकी चापलूसी करने वालों का झुंड खड़ा हो जाए। आज शिवम द्वारा बार बार ठुकराए जाने पर वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। कैसे भी करके उसे उसके मुंह से हाँ सुननी ही थी। तुमने मुझे काफी बड़े और महत्वपूर्ण पद पर बिठाने की सोच ली शीतल, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी भी खासियत है। ये कहकर शिवम जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रुको। शीतल भी उठ खड़ी हुई और उसने शिवम की आंखों में देखा। ऋषभ को हारने के लिए मैंने क्या किया तुम जानते हो? अमरेंद्र साहब, दिल्ली के साहब सर, मेरे लिए सिर्फ शतरंज की एक गोटी है, तुम जानते हो? शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। काफी कुछ जान गए हो तुम। शिवम, तुम किस दुनिया में हो? या तो तुम उसके अंदर की कहानी नहीं जानते, या जानते हो, और अगर जानते हो तो तुम्हें भी उसमें शामिल होना चाहिए। बात तो पते की तुमने। शिवम ने सिर हिलाया। उसने शीतल के हाव भाव को देखा जो बदल रहे थे। फिर उसने शांति से कहा, लेकिन सांसारिक दुनिया मुझ पर काम नहीं करती। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे 100 साल पुराने हो तुम। शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। पूरे दिल्ली शहर में मुझे ना कहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। शिवम हंसा। उसे लगा कि ये लड़की वाकई दिलचस्प है। तो अब क्या करोगी? मुझे मरवा दोगी? शीतल गुस्से में लग रही थी। उसने आंखें मूंद ली और दबंग ढंग से बोली, तुम्हें क्या लगता है? शिवम ने शीतल को एक मुस्कान के साथ देखा जो एक मुस्कान नहीं थी। शिवम मियां, अकृतज्ञ मत बनिए, साहब सर ने गुस्से में कहा। क्या साबित करना चाहते हैं आप कि पैसा या हैसियत आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? तो क्या आप जिंदगी भर जमाई बन के रहने को तैयार हैं? यकीन नहीं आता कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है। आप अब हमें बताएं, आप क्या चाहते हैं? मोहतरमा को और परेशान किया तो जान खतरे में पड़ जाएगी आपकी। शिवम कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो कहना चाहता था कि कुमार परिवार उसके सामने धूल के बराबर है, जिसे वो आंखों में नहीं घुसने देता, बस जूतों के नीचे मसलता है। घर जाओ और इस बारे में सोचो। शीतल अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये मेरा निजी नंबर है, सोच समझकर मुझे फोन पर जवाब देना। शीतल ने लापरवाही से एक बिजनेस कार्ड शिवम के सामने फेंक दिया। उसने गर्व से भरी निगाहों से ठहाका लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा भाई उससे पहले ही तुम पर हमला न कर दे। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो तब मुझे फोन करो। शिवम ने एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई। उसने टेबल पर रखे बिजनेस कार्ड को देखा तक नहीं। क्या हुआ, तुम बिजनेस कार्ड भी नहीं लेते? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मतलब तुम मुझसे दोस्ती करने को तैयार भी नहीं?